अमेरिका ने इजराइल की मदद से ईरान के ऊपर ऑलमोस्ट न्यूक्लियर अटैक करवा दिया था। और तुम्हें हमारे देश मीडिया के अंदर ना छोटी छोटी खिड़कियों के अंदर लोग झांक के ये चीज तुम्हें कन्विंस करते हुए मिल जाएंगे कि भैया जो भी किया सही हुआ। पहले पाकिस्तान ने ईरान को सपोर्ट किया, उसके बाद बैक ऑफ कर लिया। कैसे इजराइल ईरान के ऊपर भारी पड़ रहा है, फिर कैसे ईरान इजराइल के ऊपर भारी पड़ रहा है, इनके पास ज्यादा बढ़िया मिसाइल है। मेरे को इन बातों से लेना देना ही नहीं है भाई। तुम्हें जिसको सपोर्ट करना है तुम करो, मेरे को लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मेरे को अभी तक कोई भी पैसा मिलना शुरू ही नहीं हुआ है। अभी मेरा चैनल बहुत छोटा है, तो कोई भी कंट्री मुझे PR के लिए फंड तो कर नहीं रही है। तो इस वीडियो का एजेंडा तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना नहीं है, सिर्फ ये चीज बताना है कि जिन कंडीशंस को इमेजिन करके तुमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्म कर रखा है, शायद वो कंडीशंस गलत है। तो एक बार चीजों को रिकंसीडर कर लो, तुम्हें समझ आएगा कि कोई भी गलत नहीं है। भाई ये जियोपॉलिटिक्स ना कहानी ही ऐसी होती है, आप जिस देश के सपोर्ट में आपको उसकी कहानी अच्छी लगेगी, और आपको जो देश पसंद नहीं है आपको उसकी कहानी बुरी लगेगी। इंडियन मीडिया के अंदर एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, तो क्या करे इस फाइट के अंदर? एक काम करते हैं, ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, ईरान के खिलाफ बोल देते हैं, जनता को भड़का देंगे, हिंदू मुस्लिम द्वारा हो जाएगा। मुझे एक्चुअल में उस एंगल से बात ही नहीं करनी है। मेरा कंसर्न तो ये था कि भैया ये अटैक हुआ ही क्यों, और अगर हुआ है तो सिर्फ इजराइल ने क्यों किया। तुम्हें बेसिक नॉलेज होगी कि भैया ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था और इजराइल को उससे प्रॉब्लम थी और उन्होंने जाके अटैक कर दिया। और अटैक भी कहां किया? न्यूक्लियर वेपन्स की साइट के ऊपर, जहां में न्यूक्लियर लीकेज भी हुई है। और थैंकफुली वो लीकेज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हुई, और अगर गलती से हो भी जाती ना, आसपास के सारे एरियाज के अंदर रेडिएशन फैल जाती है और क्या क्या होता हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। और मैं एक और चीज देख रहा था कि भैया इजराइल तो बहुत छोटी सी कंट्री है और ईरान इतनी बड़ी कंट्री है, तो इतनी बड़ी कंट्री के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है क्या कि भाई वो छोटी सी कंट्री को मार सके, और वो भी तब जब उनकी पूरी इकोनॉमी ऑयल डिपेंडेड है। मतलब उनकी इकोनॉमी के पास एक प्रिविलेज है कि भैया हमारे पास तो तेल है, खोद खोद के बेचते रहेंगे, पैसा बनाते रहेंगे। अभी उस पैसे से आप लोग इकोनॉमी बूस्ट करो, जनता में बांटो, वेपन्स लो, कुछ भी करो। आप लोगों को एक फ्री के तेल का आशीर्वाद है जिसको आप लोग कितना भी यूटिलाइज कर सकते हो। बट ये चीज होने के बाद भी इजराइल की GDP ज्यादा है एज कम्पेयर टू ईरान, और सरप्राइजिंगली ईरान की पॉपुलेशन इजराइल से 10 गुना ज्यादा है। और ये सारी कंडीशन ना शुरू से ऐसी नहीं थी। 2011 के अंदर ईरान की GDP इजराइल से ज्यादा थी, और थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं थी भाई, डबल से भी ज्यादा थी। इजराइल की GDP 2011 के अंदर थी 26,740 करोड़ $, एंड ईरान की GDP थी 62,908 करोड़ $। और जो GDP इनकी 2011 के अंदर थी ना, उससे ऑलमोस्ट आधी GDP इनकी आज एग्जिस्ट करती है। आज की डेट में इनकी 40,000 करोड़ $। सबकी GDP बढ़ी और इनकी GDP डाउन गई, और इसके पीछे रीजन पता है क्या? सैंक्शंस। जैसे मैंने बताया कि इनके पास एक प्रिविलेज थी कि भैया ये ना एक ऑयल डिपेंडेड कंट्री है, तो अगर आपके देश के पास बहुत ज्यादा क्रेजी टैलेंट नहीं भी है ना, आप लोग किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी चीज में आगे नहीं भी हो ना, तब भी चलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया फ्यूल के ऊपर चलती है और फ्यूल आपकी जमीनों के अंदर है, बस खोदो और बेचो। और यही चीज से ये लोग एक्चुअल में मरे भी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर पहले शुरू करते हैं ये न्यूक्लियर वॉर का क्या लफड़ा है। तुम्हें सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा, पर 1990 से पहले US ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड करता था। बट उन्होंने एक चीज ईरान को काफी ज्यादा क्लियर कर रखी थी कि भैया ये जो न्यूक्लियर प्रोसेस है ना, आप लोग इसको मिलिट्री के अंदर यूज नहीं करोगे। आप लोग इससे एनर्जी जनरेट करना चाहते हो, कोई और काम करना चाहते हो, खूब करो, बट इस चीज से आप लोग कभी बम नहीं बनाओगे। अभी बम बनाने से पता है क्यों मना किया जाता है? उसका एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। मान के चलो दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तुम्हारे पास भी ईंट है, मेरे पास भी ईंट है, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा, तुम मेरा सिर फाड़ दोगे। सोच के चलो कि हम दोनों के हाथ में ईंट है ही नहीं, हम लोग हाथ से लड़ रहे हैं, मैक्स टू मैक्स क्या ही बिगाड़ लेंगे, दांत तोड़ देंगे मुक्का मार के। तो अभी दोनों कंडीशंस के अंदर क्या हुआ? लड़ाई तो हुई पर डैमेज कम हुआ। अभी तीसरी सिचुएशन इमेजिन करो, क्या करते हैं कि भैया मेरे हाथ में बंदूक है, तेरे हाथ में बंदूक है, क्या करेंगे? एक दूसरे को जान से मार देंगे। अभी इसको थोड़ा सा और एक्सट्रीम ले जाओ, तेरे हाथ में भी मैं, मेरे हाथ में भी एक मैं, क्या करेंगे? एक दूसरे का पूरा घर उड़ा सकते हैं, पूरी फैमिली उड़ा सकते हैं। तो जैसे जैसे लोग वेपन्स को अपग्रेड करते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनके पास एक पावर आती जा रही है कि वो सामने वाले को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। और न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर भी सीन है। वर्ल्ड की ऐसी सिर्फ 9 कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, और उसके अंदर एक इंडिया भी आता है। और अभी क्या चीज है कि भैया जिसने वो बम बना लिया उन्होंने तो बना लिया, उनका तो कुछ कर नहीं सकते हैं। जिन्होंने नहीं बनाया ना, उनको बनाने से रोको। और जिन 9 कंट्रीज ने बम बना लिया उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि भैया आप लोग इस वेपन को यूज नहीं कर सकते, बस बना के रखा हुआ है। ये दोनों प्रोसेस को पैरेलली फॉलो किया जाता है जिससे डैमेज ना हो, क्योंकि World War II को तो हमारी दुनिया ने सर्वाइव कर लिया था। अगर गलती से भी World War III हो गई तो ये सर्वाइवल नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे वेपन्स उतने ज्यादा एडवांस नहीं थे। उस टाइम पे जो एबिलिटीज थी लोगों को मारने की वो बहुत कम थी, और इस टाइम में बहुत ज्यादा है। तो उन एबिलिटीज को डेवलप करने ही ना दिया जाए, इसलिए न्यूक्लियर वेपन्स को ऑलमोस्ट बैन कर रखा है। और ये सारी चीजें ना तुम्हें सुनने में सेंस बना रही होंगी कि हाँ भाई एकदम सही कर रखा है, ये पावर किसी के हाथ में देनी नहीं चाहिए जो सामने वाले को डैमेज कर सके, क्योंकि कल को अगले को लगे कि यार मैं खत्म हो सकता हूँ तो सामने वाले को भी करूंगा। कोई गुस्से में हो, कोई शॉर्ट टेम्पर्ड में हो, कुछ और सामने वाले के ऊपर न्यूक्लियर वेपन मार दे तो भाई गलत हो जाएगा। अगर तुम्हारे भी ये सेम थॉट प्रोसेस है तो तुम्हारा माइंडसेट तो सही काम कर रहा है, पर तभी तक जब तक हम लोग सामने वाली कंट्री की
की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी तो न्यूक्लियर वेपन है ना। और जिस टाइम पे हम लोगों ने ये वेपन्स को डेवलप किया था उस टाइम पे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। तो अगर हम लोग खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो समझ आता है कि भैया पाकिस्तान के पास भी है, चाइना के पास भी है, दोनों साइड से अटैक हो सकता है। तो एक काम करते हैं, खुद भी बना के रख लेते हैं, उनको डरा के भी रखेंगे और पावर्स भी बैलेंस रहेंगी। पर जब हमारे पास ऐसा हो जाए कि भैया हमारे पास तो सामने वाली कंट्री के पास ना हो, तो हमें लगता है कि हाँ भाई सामने वालों के पास नहीं होना चाहिए। और जियोपॉलिटिक्स के अंदर ऐसा ही चलता है, हमेशा ना पॉइंट ऑफ व्यू गेम चलता है कि आप किसकी साइड होके सोच रहे हो। अभी सिचुएशन के अंदर प्रॉब्लम पता है क्या है कि ईरान की साइड होके सिर्फ ईरान सोच सकता है, चाहे वो इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया या फिर इंडिया हो गया, वो तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना कि भैया कम से कम पावर डिस्ट्रीब्यूट हो, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम लोग सुपीरियर भी साउंड करेंगे। और सामने वाले के पास अगर न्यूक्लियर पावर नहीं होगी तो कल को हमको उससे खतरा भी नहीं होगा। तो जब यूएस इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड कर रहा था तो इन्होंने उसको वेपन्स के अंदर यूज करना शुरू कर दिया था। और इस चीज का शक ना यूएस को हो गया था 1990 से लेके 2000 के बीच में। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने उसको फंड करना बंद कर दिया और इन्वेस्टिगेशन हुई थी 2003 से लेके 2006 के बीच में IAEA से, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और इस सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि भैया ये लोग न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। और उन सैंक्शंस का रीजन पता क्या था कि भैया इनको फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल करवाओ, अगर इनके पास पैसे कम होंगे तो फालतू चीजों के ऊपर कम इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपके पास 100 रुपए और आपको रोटी खाने के लिए 10 रुपए चाहिए होते तो 90 रुपए का क्या करोगे, कुछ भी यूज करोगे रोटी खा के। बट अगर आपकी इनकम को 10 ही कर दिया जाए तो आप क्या करोगे, सिर्फ रोटी खाओगे। और यही थ्योरी को यूज करते हुए सैंक्शंस लगाए जाते हैं कि भैया आपको इकोनॉमिकली तोड़ देंगे। और इन सैंक्शंस का रियल असर पता है क्या हुआ था, कुछ भी नहीं, क्योंकि सैंक्शंस बहुत ज्यादा वीक थे। इवन 2010 और 11 के अंदर ना ईरान की जीडीपी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर थी। और यही चीजों को देखते हुए सेकंड एंट्री होती है यूएस की और यूरोप की। यूएसए और यूरोप ने 2009 और 2010 के अंदर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। इनके कुछ सैंक्शंस थे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, उनके सबसे मेन सैंक्शंस थे ऑयल सेक्टर के ऊपर। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भैया ये लोग ऑयल डिपेंडेंट है, अगर अमेरिका इनके सारे के सारे फॉरेन रिजर्व को फ्रीज भी कर देते ना तब भी ये लोग सर्वाइव कर लेंगे। रशिया का भी तो कर रखे ना, वो लोग भी तो सर्वाइव कर ही रहे हैं। इंडिया के साथ ट्रेड हो ही रहा है ना, क्योंकि भैया हमें ऑयल चाहिए। अगर पैसे लेने देने के लिए यूएस डॉलर यूज नहीं हो रहा तो बार्टर सिस्टम यूज हो जाएगा कि भैया आप लोग हमें 10 टन तेल भेज दो, हम लोग आपको 10 टन चावल भेज देंगे। बट इन्होंने सैंक्शंस ये लगा दे कि भैया आप लोग किसी और कंट्री को ऑयल बेच ही नहीं सकते हो। और किसी और कंट्री के अंदर क्या आता है कि भैया हम सारे लोग आपसे ऑयल खरीदेंगे ही नहीं। और क्यों नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आप लोग न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर रहे हो और हमें इस चीज से प्रॉब्लम है। या तो आप न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करना बंद कर दो या फिर भैया ना बेचो। ये पूरे के पूरे सैंक्शंस लगाए गए और उसके बाद इनकी इकोनॉमी गंदी तरह क्रैश कर गई। फिर 2011 में इन्होंने सोचा कि भैया अभी भी रिसर्च चालू है। और जिस टाइम पे ईरान की इकोनॉमी के अंदर क्रैश आ रहा था ना, उस टाइम पे भी भैया इनका न्यूक्लियर वेपन की सारे के सारे प्रोसेस चलते जा रहे थे। और फिर 2010 के अंदर एंट्री होती है इजराइल की। और ये ऑफिशियल एंट्री नहीं थी, ये एक अनऑफिशियल एंट्री थी। और जो चीज मैं अभी बता रहा हूँ ये तुम्हें कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेड नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको स्पेकुलेट किया जाता है। 2010 के अंदर इजराइल ने पहला अटैक किया था ईरान के साइंटिस्ट के ऊपर। और ये वही साइंटिस्ट थे जो न्यूक्लियर वेपन को बना रहे थे। इनका नाम था मोसाद अली और इनको रिमोट कंट्रोल बॉम्ब से मार दिया गया था। और इजराइल ने 2011 के अंदर एक और अटैक करवाया। इजराइल ने जो दूसरा अटैक करवाया था ये करवाया था ईरान के पूरे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लीड करने वाले डायरेक्टर के ऊपर। और इनको कैसे मारा था, इनकी गाड़ी के अंदर बॉम्ब लगा दिया था। और ये दो अटैक ना काफी ज्यादा सोच समझ के किए गए थे। पहले अटैक में ईरान से पैसा छीन लिया, दूसरे अटैक के अंदर वो लोग छीन लिए जो उनको एक्चुअल में न्यूक्लियर पावर बना सकते थे। और 2015 के अंदर अभी वो उस स्टेज के ऊपर खड़े थे जहां पे ना उनके पास पैसा था और ना ही ऐसे लोग थे जो एक्चुअल में उस बॉम्ब को बना सकते हैं। और फिर 2015 के अंदर क्या हुआ, ईरान ने P+1 कंट्रीज के साथ साइन कर दिया। और क्या चीज साइन किया, जॉइंट कॉर्पोरेशन प्लान ऑफ एक्शन, जिसके अंदर बहुत ही क्लियरली रिटन था कि भैया आप लोग न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाओगे। आपको अगर न्यूक्लियर पावर का यूज करना है तो वेपन्स छोड़ के किसी और तरह से यूज करो। और अगर आप लोग ये सारी चीजों को फॉलो करोगे तो हम लोग आपसे सैंक्शंस हटा देंगे। और जैसे ये साइन किया गया, सैंक्शंस को हटा दिया गया। और जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था ना, उस टाइम पे ईरान की जीडीपी थी $40,000 करोड़ पे। और अभी सैंक्शंस हटा दिए तो मतलब आप लोग दोबारा ऑयल को एक्सपोर्ट कर सकते हो, राइट। आप लोग ऑयल को एक्सपोर्ट कर पा रहे हो तो आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है। और 2 साल के अंदर अंदर ऐसा ही हुआ। इनकी जीडीपी $40,000 करोड़ से $49,000 करोड़ होगी, वो भी सिर्फ 2 सालों के अंदर। 2017 तक ये लोग क्रेजी ग्रो कर रहे थे और उसके बाद इन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाना दोबारा चालू कर दिया। 2018 के अंदर यूएस को इसके बारे में पता चला और यूएस ने ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ कर लिया और अगेन सैंक्शंस लगा दिए। और उसके बाद होना क्या था, इकोनॉमी ने दोबारा कोलैप्स कर दिया। और इस बार कोलैप्स होने का
सिर्फ और सिर्फ सैंक्शंस नहीं थे, कोविड भी था। क्या किस्मत थी ना भाई, जिस टाइम पे आपके पास सबसे ज्यादा सैंक्शन है उसी टाइम पे कोविड आ गया। आधे से ज्यादा दुनिया के अंदर लॉकडाउन है। अगर लॉकडाउन है तो भैया फैक्ट्रीज नहीं चल रही, गाड़ियां नहीं चल रही, गाड़ियां और फैक्ट्री नहीं चल रही तो फ्यूल यूज नहीं हो रहा। अगर फ्यूल यूज नहीं हो रहा तो आपका बिकेगा कैसे। 2020 के अंदर ऑयल के प्राइसेस अपने ऑल टाइम लो के ऊपर चले गए थे और इनकी इकोनॉमी जो 2017 के अंदर 49,000 करोड़ यूएस डॉलर थी, वो सिर्फ 3 सालों के अंदर अंदर 26,000 करोड़ यूएस डॉलर हो गई थी। बट इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी इन्होंने वेपन बनाना नहीं छोड़ा। इतनी गंदी इकोनॉमिक कंडीशन होने के बाद भी 2020 के अंदर भी ये लोग वेपन बना रहे थे और इजराइल ने इनके ऊपर एक और अटैक किया। और ये भी कोई बहुत ओपन अटैक नहीं था, इजराइल ने ईरान के साइंटिस्ट को दोबारा मरवा दिया। और 2020 से लेके 2024 तक कोई खास न्यूज इसके बीच में आई नहीं थी। बट जो भी चीज 2025 के अंदर की गई है वो आज से पहले इजराइल ने कभी भी नहीं की थी, और वो है डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन। इजराइल ने इस बार ईरान के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया। और कहां पे अटैक हुआ है? ईरान के एयर स्पेस को डैमेज कर दिया, उनके साइंटिस्ट को मरवा दिया। जिस जगह पे न्यूक्लियर वेपन का काम किया जा रहा था उसके ऊपर बॉम्ब मारे गए हैं। एंड इंटरनेशनल न्यूक्लियर लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज इलीगल है। अगर आपके सामने वाले देश के पास न्यूक्लियर वेपन है तो आप लोग कभी भी उस एरियाज के अंदर उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर उस अटैक के अंदर रेडिएशंस लीक करती है तो उसका डैमेज कितना बड़ा होगा इसको प्रिडिक्ट भी नहीं किया जा सकता है। और ये पूरा का पूरा अटैक प्लान किया गया सिर्फ एक रीजन की वजह से कि भैया न्यूक्लियर वेपन मत बनाओ। और इसके बाद क्या हुआ, ईरान ने भी उल्टा अटैक कर दिया। किसने कितने मिसाइलें मारी, कितने ड्रोन मारे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बस एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि भैया दोनों जगह इंसान मर रहे हैं। अभी पीछे एक वीडियो निकल के आ रही है कि जिसके अंदर एक मीडिया हाउस के अंदर बैठ के ईरान के अंदर एक न्यूज रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी और उसके ऊपर बॉम्ब गिर गया। एकदम से लाइट कट हो गई और वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रही है। कौन किसको कौन सा वेपन मार के कितना डैमेज दे रहा है, ये चीज शो ऑफ करने वाली बात तो है ही नहीं ना। बस ये सारी सिचुएशन को देख के मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन आया था कि भैया इजराइल ही क्यों उंगली कर रहा है। दिक्कत अमेरिका को भी है, दिक्कत यूरोप को भी है, दिक्कत यूएन को भी है, तो ये इजराइल को क्या हुआ है कि भैया डायरेक्ट अटैक कर दे रहा है। ऐसा कौन ही होगा ना कि भैया जो फालतू में मुसीबत मोल लेगा। बट ईरान के केस के अंदर ना कंडीशन थोड़ी सी अलग है, क्योंकि आप लोग मुसीबत मोल लेते ही नहीं हो। आज से पहले जितने भी साइंटिस्ट को मरवाया गया, इजराइल ने उसका जवाब पता कैसे दिया था? चुप रह के, कभी भी कुछ भी नहीं बोला, ना ही क्रॉस अटैक किया, ना ही किसी को मरवाया, ना ही किसी के ऊपर कोई भी एक्शन लिया, बस चुप हो जाता था। अगर 4-5 पार्टीज आगे दबाती थी कि भैया आप लोगों को वेपन नहीं बनाना, तो कहते थे भैया हम नहीं बनाएंगे। आप लोग जहां भी बोलोगे ना वहां पे जनाब हम साइन कर देंगे, बस पीठ पीछे काम करते रहेंगे। गुन्ने बदमाश थे ये लोग। गुन्ना बदमाश पता है क्या होता है? आपकी हाँ में हाँ मिलाता रहेगा, पीछे उसको जो काम करना करता रहेगा। तो ये लोग ना हमेशा माइंड से चलते थे और गुन्ने बदमाश बन के घूमते थे। बट इस बार क्या हुआ कि ये ना गुन्ने बदमाश बन के घूमे ही नहीं, इन्होंने डायरेक्ट अटैक कर दिया। और इससे अमेरिका को प्रॉब्लम होगी। अमेरिका ईरान को बोल रहा है कि भैया अगर आप लोग इजराइल के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लोगे तो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगेन ये इजराइल पिक्चर के अंदर आया कैसे? भाई इजराइल और ईरान का तो बॉर्डर भी नहीं मिलता, और इसका रीजन ये है कि इजराइल और ईरान की आपस में बनती नहीं है। ईरान इजराइल को एज अ कंट्री मानता ही नहीं है, और ईरान के काफी सारे नेताओं ने काफी बार ये ओपनली बोल रखा है कि भैया हम लोग इजराइल को खत्म करना चाहते हैं। और इजराइल का ये कहना है कि भैया टेक्नोलॉजी मेरे पास, वेपन ज्यादा मेरे पास, पैसा ज्यादा मेरे पास, फिर भी इनके पास इतनी पावर है कि भैया ये लोग मेरे खिलाफ बोल सकते हैं। कल को अगर इनके पास पावर आ गई न्यूक्लियर वेपन की तो ये लोग तो अटैक भी कर देंगे। तो इजराइल जितने भी ईरान के ऊपर अटैक करता है उसका रीजन वो देता है डर। इजराइल कहता है कि भैया कल को अगर हमारे ऊपर अटैक हो गया तो जो लोग अभी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं वो हमें बचाने थोड़ी आएंगे। और ये बात भी सही है कि भैया आप लोग अपनी जनता को बचाने के लिए कुछ भी करोगे। आपको अगर लग रहा है कि सामने वाला ईंट मार के आपके मार सकता है तो आप लोग पहले ईंट उठा के उसके हाथ में मार दो कि भैया साले का हाथ ही तोड़ दूंगा, कल को वो ईंट उठा ही नहीं पाएगा। बट सामने वाला बंदा भी एक ईंट रखना चाहता है कि भैया किसी से फाइट होगी तो मारने के लिए कुछ तो होना चाहिए। ये दोनों ही कंट्रीज अपने फायदे और अपने डिफेंस के लिए काम कर रही है। ईरान ज्यादा पावरफुल होना चाहता है जिससे एक पावर शिफ्ट भी हो और कल को वो डोमिनेट भी कर पाए और दूसरे देशों से ज्यादा खतरा ना हो। और इजराइल को लगता है कि भैया ईरान पावरफुल हो गया तो सबसे ज्यादा खतरा हमें ही है। और दूसरी तरफ अमेरिका को लगता है कि भैया अगर काफी सारे देशों ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिए तो हमारी कोई यूएसपी नहीं रह जाएगी। 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, 9 के पास ही रहने देते हैं। उससे ज्यादा अगर कोई डेवलप करने की कोशिश करेगा तो भैया उड़ा देंगे, क्योंकि अभी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है सबसे ज्यादा पावर्स भी उन्हीं के पास ही है। और अगर ज्यादा कंट्रीज के पास ये वेपन्स आ जाएंगे तो पावर का शिफ्ट हो जाएगा जो अमेरिका कभी भी नहीं चाहता है। तो बस ये मेरा बेसिक से एनालिसिस था, तो मैं समझ आया हो तो बताना, ऐसी वीडियोस और चाहिए हो तो बताना। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।